सर इन सब का एजेंडा चला, अडानी पॉकेट में है, अर्थव्यवस्था खत्म हो गया। आज भारत को दुनिया से मैसेज आ रहा है कि भारत अगले 30-40 साल बाद दुनिया का सुपर पावर होगा, नंबर 1 देश होगा। प्राइम मिनिस्टर तो पहले कहते हैं 1947 तक हम सुपर पावर बन जाएंगे। आज भी उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म जब हम आएगा तो आप लोग चौंक जाएंगे। तो आज उन्होंने बहुत कुछ, मुझे तो लग रहा है इसमें चंद्रचूड़ साहब को भी उन्होंने संदेश दे दिया है शायद, लेकिन आज उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि थर्ड टर्म हम सुपर इकोनॉमी होंगे। प्राइम मिनिस्टर 1947 की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। विदेश से आ रहा है कि भारत सुपर पावर बनने वाला है। वो मनीष जी दो खबरें दिखा दीजिए, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री बात करें। वो खबरें ही अपने आप में पर्याप्त है, बाकी इस खैराती के हम लोग बोल दिए कि वो जो एक तो अडानी वाली दिखा दीजिए, दूसरी वाली थोड़ा सा पढ़ दीजिएगा ताकि लोगों की हो जाए। ये है सर, अरबपतियों की दुनिया में छाए गौतम अडानी, एक दिन में बना ली इतनी दौलत। ये खबर जो है ये आज की खबर है, 26 जुलाई की डेडलाइन है 2023। ब्लूमसबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार मंगलवार को गौतम अडानी की दौलत 3.03 अरब डॉलर, मतलब करीब 50,000 करोड़ का इजाफा हुआ है। इजाफा, बढ़ोतरी, कुल संपत्ति नहीं। जिसके बाद उनकी कुल दौलत 63.8 अरब डॉलर हो गई है। ये है सर। और ये जो है ये दूसरी है, भारत 2060 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। ब्रिटिश सांसद बोले, कौन बोल रहे? ब्रिटिश सांसद। हाँ, हम पिछड़ गए। ये कौन बोल रहा है? जिसने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया। लॉर्ड करन विल्मोरिया ने कहा कि मेरा अनुमान है कि अगर 25 वर्षों में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 320 अरब डॉलर हो जाएगा तो वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि 2060 तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये उसी ब्रिटेन के सांसद कह रहे हैं जिनने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया। इनके तो बॉस भी भारत की मानस पुत्री हैं, भारतीय एनआरआई ही हैं, इनके बॉस भी प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि ये चुट्टों ने, जिन लोगों ने ये फैलाया भारत के खिलाफ, लंदन में घूम रहा है, कहीं बस में पॉकेट मारी कर लेगा। मनीष जी ये महत्वपूर्ण है कि ये जो खैराती अभी घूम रहा है तो छोड़ दीजिए, इसका आका अभी 3 महीना पहले मार्च में यही राहुल गांधी इसी ब्रिटेन में जाके बड़ा पाठ पढ़ा के आया था कि मोदी ने इकोनॉमी को तो तहस नहस कर दिया, वहां बेरोजगारी बढ़ गई, वहां महंगाई बढ़ गई। तो उसका पाठ पढ़ाने का नतीजा ये है कि ब्रिटिश अपर हाउस के मेंबर लॉर्ड जो है वो ये बता रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति आगे होने जा रही है। तो समझ लीजिए मनीष जी, ये राहुल गांधी के मुंह पे बड़ा जोरदार थप्पड़ है कि तुम जो जाके बकते हो भारत के खिलाफ, उसकी औकात क्या होती है। वहां के सांसद, वहां की सरकार उसको कितनी गंभीरता से लेती है कि जो तुम उल्टी करके आए थे भारत के खिलाफ, जहर की उल्टी करके आए थे, उसके खिलाफ वो यहाँ पे आके वो अमृत उगल रहे हैं। तो ये सोच लीजिए कि ये दीन दुनिया से, आम लोगों से, आम जनता से और सच से कितना दूर है ये राहुल गांधी और कितनी दूर है ये कांग्रेस। बिल्कुल सर। प्रतीक जी का एक सुपर चैट का सवाल लेते हैं। क्या लिखना है सर? एक बात सर लिखना चाहते, एक बात बताइए कि इंडियन गैंग लिखिए। लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया, इंडियन गैंग का आना, आपको आईना दिखा रहे हैं हम लोग। क्या इनकी हर बात का जवाब देना, ये कंफर्म करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी है क्योंकि एक इनका जो बार बार बात होती है कि इनका जो इकोसिस्टम है वो इनके उस झूठ को, इनके झूठ के जहर को लोगों तक फैलाता है। तो उसकी काट अगर ये सोशल में, और जो आप कह रहे हैं ये काम 2004 में क्योंकि नहीं हुआ था तो अटल जी की बलि चढ़ गई थी। यही खैरातियों ने, ये दिल्ली के दलालों ने, लुटियन मीडिया ने, ये बात करते हैं लोग राजनीति की, राजनीति नहीं, अटल जी को लुटियन मीडिया ने हराया था। क्योंकि मैंने उस दौर को, उस समय तो मैं सक्रिय पत्रकारिता करता था, मुझे एक एक दिन याद है कि कैसे अटल जी के खिलाफ षड्यंत्र हुए और कैसी कैसी खबरें प्लांट हो गया जिसको लोगों ने सच माना। क्योंकि मनीष जी दूसरा कोई स्रोत ही नहीं था। अखबार उठा लो तो वही, टेलीविजन उठा लो तो वही। तो अगर सोशल मीडिया अपना मुंह बंद कर देगा प्रतीक जी, तो फिर वही होगा जो 2004 में अटल जी के साथ हुआ था। इसलिए बिल्कुल मत बोलिए, बहुत मुखर होकर इनका विरोध करिए।
और लगातार बोलने की जरूरत है। इसीलिए कई बार लोग कहते हैं कि सतीश जी, मनीष जी, आप लोगों का जो शो है वो लंबा हो जाता है। देखिए, हम वीडियो सिर्फ बनाने के लिए नहीं करते, और कई बार तो छोटा टीवीएम पे तो बहुत छोटा वीडियो है, कहाँ उसे लोग ज्यादा देखते हैं। इसलिए छोटा बड़ा से महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण है फैक्ट आप तक जाना और परसेप्शन काटने के लिए। और मैं हमेशा इसीलिए, हम लोग इसीलिए भी इस खैरातियों की बात करते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं, आपके दिमाग पर असर डालते हैं। मैं मानता हूं ये जुडिशियरी से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये आपके दिमाग की बत्ती घुमा दिए। ये जो फर्जीवाड़ा कर रहा है ना खैराती पांडे, लंदन में जाकर के, इससे पहले अमेरिका, जापान, ब्रिटेन सब घूम करके आए, किसके माल पे घूम रहा होगा, कहाँ पॉकेट मारी कर रहा होगा। इसीलिए इन सबका सच बताने की जरूरत है। और इसीलिए कई बार 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 हम लोग, कई लोग कहते हैं कि आप लोग एक चीज रिपीट करते हैं कई बार, वो इसीलिए रिपीट करने की जरूरत है ताकि आपके अंदर अंतःकरण तक बात पहुंच सके। ना मनीष जी, उसका एक उदाहरण छोटा सा दे दूं 1 मिनट में। मेरे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर, वो एक दिन मुझसे कह रहे सर और तो सब ठीक है लेकिन महंगाई बहुत है। ये मैं आपको 15-20 दिन पहले बता रहा हूँ। हमने कहा ये बताओ 2014 में आटा क्या भाव था? तो उसको याद नहीं था, उसको नहीं मालूम था। वो कोई पार्टी उससे नहीं। ये मैं परसेप्शन क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ कि वो, उसको कुछ नहीं लेना देना ना कांग्रेस से ना मोदी से, कुछ नहीं। वो एक, क्योंकि हवा बनी कि महंगाई बहुत थी। हमने उससे जब 2-3 चीजों के दाम पूछे तो उसको वो 2014 में क्या थे उसको नहीं मालूम था। वो आज जो दे रहा है उसी में महंगाई बहुत है, क्योंकि महंगाई बहुत है तो परसेप्शन बना दो। ये होता है नतीजा। तो इसलिए इनका जवाब देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। सर, जाते जाते समय तो हो चुका है। आज प्रगति मैदान में जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का ध्वज फहराया है एक तरह से G20 से पहले, और जो कुछ भी कहा उसके मायने क्या है, जरा ब्रीफली इसे बताइए। नहीं मनीष जी, देखिए बड़ा लंबा उनका भाषण था। देखिए एक तो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि नरेंद्र मोदी के 9 साल में तीसरा एक बड़ा, एक तरह से आने वाले जनरेशन के लिए एक वो बहुत बड़ा स्मृति चिन्ह अपने शासनकाल का छोड़ के जा रहे हैं। पहला था वो युद्ध स्मारक, दूसरा थी ये संसद, और तीसरा ये जो बना है आज ये हाल, भारत भारत मंडप, भारत भारत मंडपम। मंडपम, भारत मंडपम। ये 9 साल में तीन तीन ये ऐसे चिन्ह हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, देखेंगी, इनको गर्व होगा। जरा कांग्रेसी बताएं कि 10 साल में क्या बनवाया था, दिल्ली में क्या जोड़ा था। दिल्ली में तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में ऐसा कोई एक भी स्मारक, ऐसा कोई स्मृति चिन्ह बनवाया उन्होंने जो देश के काम भी आए और आने वाली पीढ़ियों को उस पर गर्व हो? एक भी नहीं मनीष जी, जीरो। तो एक तो बड़ी उपलब्धि, एक तरह से हैट्रिक है दिल्ली। और दिल्ली वाले जो दिल्ली के नागरिक हैं वो जरा सोचे कि अगर इन्होंने 2015 में इस केजरीवाल को सत्ता सौंपने का पाप न किया होता, भाजपा की वहां सरकार बनी होती, तो मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली की भाजपा मतलब देश में जो प्रदेश इकाई है उनमें सर्वाधिक निकम्मी है। लेकिन अगर सरकार होती तो वो सरकार नरेंद्र मोदी के ही अंडर में चल रही होती, वहां इतना इस तरह का ना होता, दिल्ली का चेहरा बदल गया होता। तो ये 3-3 उदाहरण खड़े हैं कि दिल्ली की जनता ने 2015 में उस जालसाज को सत्ता सौंप के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है, अपने पीठ पे तलवार मारी है, ये कह सकता हूँ। तो एक तो ये है। लेकिन मनीष जी आज के भाषण में, मैंने कहा बहुत लंबा भाषण था, लेकिन आज के भाषण की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो प्रधानमंत्री बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि तीसरे टर्म में मैं ये सब पूरा करूंगा, तो उन्होंने आज ये घोषणा कर दी कि चुनाव तो हम ही जीतेंगे, चुनाव तो हम ही जीतेंगे। ये जो नाटक चल रहा है, यूट्यूब पे नाच रहे हैं, कुछ दिल्ली में चैनल पे नाच रहे, ये बहुत बड़ी बात है मनीष जी। बहुत बड़ी ये बात। बहुत ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि तीसरे टर्म में आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये आश्वस्त, ये आश्वस्त है कि मतलब तीसरा तो हम जीत ही रहे हैं। और ये बिल्कुल फैक्ट है। तो हम लोग बहुत 6 महीने पहले से कह रहे हैं कि 303 के पार। तो आज की रात में खैरातियों को नींद नहीं आएगी, वो लंदन में भी हो सकता है बेचैन हो जाए, उसके ऊपर एक कोई डॉक्टर रखा जाए उसके अगल बगल, नहीं तो रात में उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये सनसनीबाज, ये दिल्ली के लुटियन दलाल और वो इंडिया गिरोह जो हिंदुओं को जलाने की योजना बना रहा है, ये राहुल गांधी आज ये पता नहीं रात में क्या क्या खा पी लेगा, भगवान ही जान मालिक है। तो ये आज की सबसे बड़ी 2 उपलब्धियां थी। एक ये तीसरा दिल्ली के अंदर बड़ा, वो मैं अभी सरदार पटेल की मूर्ति उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, राम मंदिर, केवल राजधानी दिल्ली को 3 बड़े भवन मतलब स्मृति चिन्ह दिए हैं ऐसे, जिनपे आने वाली पीढ़ियां जिसको देखेंगी वो गर्व करेगी। बिल्कुल, और इसीलिए बताना जरूरी था। और बहुत कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा कि मोदी यदि बोल रहा है तो बोल रहा है, मतलब थर्ड टर्म के लिए उन्होंने संदेश साफ कर दिया।
और यह साफ कर दिया कि ये नहीं कहा कि हम तीसरे नंबर पे होंगे, पहले 3 में होंगे। मतलब 10 नंबरी थे, 5वें नंबर पर हैं, और अगले टर्म में हम पहले 3 में होंगे। मतलब ये नहीं कि तीसरे नंबर पर होंगे। इसके नहीं तो मायने मनीष बहुत जबरदस्त हैं इन नहीं ना सब मनीष की। जी, वो खाली लफाजी नहीं है, वो पिछले 9 साल का इतिहास बता रहा है कि जब 2014 में आए थे तो कांग्रेसी 12वें नंबर पे छोड़ के गए थे, तो 12वें नंबर से 5वें नंबर पे तो ले आए, सात 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 स्थान तो कूद गए, तो अब तो 2 ही स्थान आगे जाना, 5वें पे है, केवल चौथे को क्रॉस करना, तीसरे पे आप होंगे। तो बड़े आसानी से तीसरे तीसरे टर्म में भारत तीसरे स्थान पे होगा दुनिया में। इसमें ये बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई जो कुछ कह रहे हैं उसके पीछे का एक आधार है, उसके एक सबूत पीछे है, 9 साल का इतिहास। इन कांग्रेसियों को समझ तो लिए, मैं कांग्रेसियों से कहता रहा हूँ, जरा बताओ कि दिल्ली में तुमने क्या बनवाया 10 साल में? युद्ध स्मारक तुम क्यों नहीं बनवा सके थे? युद्ध स्मारक बनवाने के लिए क्या पाकिस्तान से परमिशन लेनी थी क्या? संसद बनवाने के लिए किसी और से परमिशन लेनी थी? चीन से परमिशन लेनी थी? ये 2 चीजें तो मोदी जी बनवा ही सकते थे, या तीसरा भवन भी। ये कोई बड़ी बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं, ये तो ऐसा है नहीं कि अभी 2021 में कोई नई टेक्निक आई जिससे बन गया, हम्म। उससे पहले बन नहीं सकता था। तो ये समझिए कांग्रेसी कितने निकम्मे, नकारा, काहिल और भ्रष्टाचारी थे कि इसीलिए दिल्ली में कोई एक नई झोपड़ी भी नहीं बनवा पाए। सरकारी बंगले कब्जा करते रहे। नेहरू ने कब्जा किया, इंदिरा ने कब्जा किया, राजीव ने कब्जा किया, सोनिया अभी भी कब्जा किए बैठी है, ये राहुल और प्रियंका भी कब्जा किए थे तो इनको खदेड़ा गया है, लेकिन सोनिया अभी भी कब्जा किए बैठी है। तो ये सरकारी बंगलों, समाज, सरकारी इमारतों पर कब्जा करने में जुटे हुए, तो बनाना तो बड़ी दूर की बात है।